Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 6th May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको description box में provided है. Make sure वीडियो को लास्ट तक देखें so that सारी important news आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ आप सभी को पता है हमारा फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है भुट्टो इंडियाज डिसीजन ऑन जम्मू एंड कश्मीर स्लेइंग द डोर शट ऑन डिस्कशन. अब यहाँ पर हम सभी को पता है कि एससीओ की यहाँ पे क्या हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग्स हो रही हैं. जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग हो रही है. कहाँ? गोवा में. हमने यहाँ पर देखा था आज के न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे तो जो वेरियस हमारे आर्टिकल्स हैं आज के वो इसी से यहाँ पर रिलेटेड है. वेरियस जो न्यूज़ है इसी से रिलेटेड है कि जो मीटिंग्स हो रही है इसमें यहाँ पर किसने क्या कहा किसने क्या कहा. ओके तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि 2019 से पहले जब तक यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया ने डिसीजन नहीं लिया था तब तक यहाँ पर क्या था कि जो हमारे एडवोकेट्स थे, पाकिस्तान के जितने भी एडवोकेट्स थे वो इंगेजमेंट करना चाहते थे. किसके साथ? इंडिया के साथ. मतलब जो रिलेशंस थे उसको नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही थी, हमारे इंगेजमेंट होने जा रहे थे. बट जब से यहाँ पर 2019 में हमने आर्टिकल 370 को क्या किया, इसको एब्रोकेट किया, इसको हटाया जब से आर्टिकल 370 को, तब से ये जो जम्मू एंड कश्मीर में जब से इस चीज़ को किया गया है हमारे जो क्या है एक तरीके से जो डिस्कशन है इंडिया के साथ उसका जो एक गेट है, जो डोर है वो अब क्या हो चुका है, बंद हो चुका है. मतलब जब तक यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में फर्दर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है तब तक इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशन वो इसी तरीके से रहेंगे. ओके नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस फ्लड क्राइसिस हिट मणिपुर. हमने यहाँ पे कल मणिपुर का क्राइसिस देखा था, आप सभी को पता है. यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर क्या है, दो ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में हमने देखा कि एक मीती कम्युनिटी है. मीती कम्युनिटी यहाँ पर डिमांड कर रही थी उन्हें क्या मिले, एसटी जो स्टेटस है वो प्रोवाइड किया जाए. इसी के चलते उन्होंने हाई कोर्ट में डिमांड करी कि हमें एसटी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए. अब जो दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, हमने यहाँ पे बात की थी किसकी, काकी, जो नागा, अदर कम्युनिटीज हैं, उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा वॉलेंट हो गया कि वहाँ पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पर क्या करना पड़ा, डिप्लॉय करना पड़ा. यहाँ पर शूट एट साइट का ऑर्डर हमें यहाँ पर देना पड़ा. तो मतलब सिचुएशन बहुत मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी यूनियन ने आर्टिकल 355, अब इसमें हमें पॉइंट आउट करना है किस पर, आर्टिकल 355 को यहाँ पर किया है, इन्वोक किया है. तो मणिपुर के जो डीजीपी हैं उन्होंने क्लेम किया कि सेंटर ने यहाँ पर आर्टिकल 355 को इन्वोक किया है. ऑन द अदर हैंड जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने ये डिनाई किया है कि हमने कोई भी आर्टिकल, जो आर्टिकल 355 है, इसको इन्वोक नहीं किया है. अब जो इस टाइम पर अगर हम सिचुएशन देखें मणिपुर की, वो कैसी है, अंडर द कंट्रोल है. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज आर्टिकल 355. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब देखिए आप सभी को अगर याद हो, हमारे कुछ इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं. आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक क्या होते हैं, हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं. आर्टिकल 352 क्या है, हमारी नेशनल इमरजेंसी है. आर्टिकल 356 हमारी क्या है, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी की जिसमें हम बात करते हैं. एंड आर्टिकल 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. ओके अब देखिए इसी के बीच में आर्टिकल 356 क्या है आपका, ये हमारा प्रेसिडेंट रूल है. आपको यहाँ पर याद रखना है आर्टिकल 356 इज प्रेसिडेंट रूल. ये इससे पहले का आर्टिकल है, आर्टिकल 355. Okay, Article 355 refers to the provision of Constitution that state that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that government of the every state is carried on accordance with the provision of this Constitution. यहाँ पर क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट फॉर, ये यूनियन है हमारी और ये क्या है, हमारी स्टेट है. अब इस स्टेट में कोई जैसे कि कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे कि अभी मणिपुर में चल रहा है, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है, या फिर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जो स्टेट है वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे डिस्टर्ब होता है. लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यूनियन क्या करती है, आर्टिकल 355 को इन्वोक करती है. तो वहां पर ये जो प्रोविजन है, मतलब उनकी यूनियन की ड्यूटी हो जाती है कि वो क्या करे, स्टेट को यहाँ पर जो एक्सटर्नल अग्रेशन है और इंटरनल डिस्टर्बेंस है उससे यहाँ पर प्रोटेक्ट करें. ओके तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. तो सिर्फ यहाँ पर ये एक असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है. आपको यहाँ पर याद रखना है कि आर्टिकल 355 में सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है, मतलब एक हेल्प की जा रही है. मतलब आप यहाँ पर मुसीबत में हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर बड़ा भाई, एक छोटा भाई. अब छोटा भाई यहाँ मुसीबत में है तो बड़ा भाई क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है. ठीक है, मतलब उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं ले रहा कि नहीं अब तुम मेरे अकॉर्डिंग काम करोगे, ये सारी चीजें. वहां पे सिर्फ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है कि तुम ऐसा ऐसा करो तो इससे क्या होगी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी.
ओके तो आई होप आपको आर्टिकल 355 यहाँ पे क्लियर होगा। अब आर्टिकल 356 में क्या होता है, ये जो प्रेसिडेंट रूल है हमारा, इसमें जो पूरी पावर्स है वो यूनियन के पास चली जाती है। सेंटर के जो प्रेसिडेंट रूल लगता है तो जो पूरी पावर है वो किसके पास जाती है, आपकी प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर जाती है। ओके तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आर्टिकल 355 ये किसके अंडर आता है, आपका इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर आता है। तो आर्टिकल 355 इज द पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन कंटेन्ड इन द पार्ट 10 18 of the Constitution of the India from Article 352 to 360। ओके तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब यहाँ पे कौन कौन से सिचुएशन पर आर्टिकल 355 को हम इन्वोक कर सकते हैं। पहली कौन सी आ जाती है कि अगर किसी कोई ऐसा इंटरनल थ्रेट आ रहा है जो कि इंडिया को थ्रेट कर रहा है, कोई ऐसा एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है जो इंटरनल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल अग्रेशन ऐसा हो रहा है जिसको कारण जो इंडिया की सिक्योरिटी है उस पर यहाँ पे थ्रेट हो रहा है। तो जब यहाँ पे इंडिया की सिक्योरिटी पर थ्रेट आता है तब हम आर्टिकल 355 को इन्वोक करते हैं। सेकंड कब कर सकते हैं, कोई ऐसी वॉलेंट एक्टिविटीज हो रही, कोई भी यहाँ पर जैसे कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पर कोई वॉलेंट एक्टिविटी को कैरी आउट कर रहे हैं जिसके कारण इंडिया की जो इंटीग्रिटी है और यूनिटी है उस पर यहाँ पर बात आ रही हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या किया जाता है, आर्टिकल 355 को इन्वोक किया जाता है। ओके या फिर अगर हम देख सकते हैं कि कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी, पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो यहाँ पर उन्हें एडुकेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, स्टेट वहां पर उन्हें अच्छे से कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आर्टिकल 355 को इन्वोक किया जाता है। ओके या फिर आपके स्टेट में कोई कम्युनल वायलेंस हो रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम पर भी क्या होता है, आर्टिकल 355 को यहाँ पर इन्वोक किया जाता है। ओके अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। हाँ इसमें रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को यहाँ पे इन्वोक नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट आपको यहाँ पे याद रखना, आर्टिकल 356 जो है इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। बट आर्टिकल 355 में प्रेसिडेंट का इसमें कोई भी हाथ नहीं होता। यहाँ पर किसके मेन किसका होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एड और एडवाइस पर ये सारी चीजें की जाती हैं। अब इसका अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें कि कब तक यहाँ पे आर्टिकल 355 लग सकता है, तो इसका कोई टाइम यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड नहीं है कि मतलब आप कितने टाइम तक यहाँ पर आर्टिकल 355 को यहाँ पर लगाकर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, पहला तो ये हो गया, नो टाइम। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पर जैसे कि जब भी सिचुएशन मतलब कि नॉर्मलाइज हो गई, सिचुएशन जैसे कि स्टेट की जहाँ पर हमने इसको लगाया है वो नॉर्मलाइज हो गई, चीज़ें ठीक ठाक हो गई, और उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि जो आर्टिकल 355 है इसको यहाँ पर विड्रॉ कर लिया जाता है, मतलब जो असिस्टेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है उसे यहाँ पे विड्रॉ कर लिया जाता है। थर्ड अगर हम बात करते हैं कि देखिए अगर आर्टिकल 355 यहाँ पर लगा हुआ है तो क्या इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आर्टिकल 355 के कारण जब इसको लगाया जाता है, जैसे कि हमने देखा कई हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस है, इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स भी आ जाते हैं। तो अगर आर्टिकल 355 के कारण अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वॉलेट होते हैं तो हम यहाँ पर आर्टिकल 355 को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मणिपुर में हमने आर्टिकल 355 लगाया, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है वो वॉलेट हुआ, तो वहां पर उस केस में जो वो पर्टिकुलर पर्सन है वो कहाँ कर जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और इसे यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं और इसका जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर किया जा सकता है। ओके तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल 355 क्या है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज NCSC आस्क पंजाब गवर्नमेंट टू सबमिट रिपोर्ट ऑन सेक्सुअल मिसकंडक्ट चार्जेस अगेंस्ट मिनिस्टर। अब देखिए ये जो न्यूज़ है इसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली ये है जो हमारा NCSC है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, पंजाब गवर्नमेंट से उन्होंने क्या किया है, ये जो कमीशन है ये क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव होती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल से यहाँ पर पर्टिकुलर बॉडी जो है वो डिराइव हो रही है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इस बॉडी के बारे में पढ़ना है। ये न्यूज़ एक्चुअली ये है कि पंजाब गवर्नमेंट से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि वो मिनिस्टर्स जिनकी अगेंस्ट में सेक्शुअल मिसकंडक्ट के चार्जेस हैं उनकी पूरी एक रिपोर्ट मांगी। तो इससे हमें यहाँ पर मैटर नहीं करता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है NCSC। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो क्या है ये, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वर्क्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। इंडिया में शेड्यूल कास्ट की जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए, शेड्यूल कास्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए इस कमीशन को यहाँ पर बनाया गया है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद दिस कमीशन। तो आपको यहाँ पे याद रखना आर्टिकल 338 किससे डील करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ओके अभी क्या प्रोवाइड करता है,
It provides for National Commission for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe with duties to investigate and monitor all the matters relating to safeguard provided for them, to require into specific complaints and to participate and advise on the planning process of their socio-economic development. मतलब यहाँ पर उनको किस तरीके से सेफगार्ड प्रोवाइड करना है, उनके जो मैटर्स हैं, उनके ड्यूटीज़ में, यहाँ पे उनके राइट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज आ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, उनको मॉनिटर करना, ये सारा काम किसका होता है? इस कमीशन का होता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए स्टार्टिंग में अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो इसको हम स्पेशल ऑफिसर कहा जाता था। क्या? स्पेशल ऑफिसर। तो इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर अंडर आर्टिकल 338। अंडर आर्टिकल 388 हम यहाँ पर क्या करते थे? एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करते थे। धीरे धीरे फिर क्या हुआ? 65 यहाँ पर 65th अमेंडमेंट होता है 1990s में, इसको फिर यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है वन मेंबर सिस्टम विद मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो देखिए यहाँ पर 1990 में जब यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इनिशियली 38 में, तो सिर्फ एक ऑफिसर को यहाँ पे क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता था, जो क्या करता था? जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के जो मैटर्स है वो देखता था। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट होता है, 65th अमेंडमेंट होता है 1990 में, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? जो मल्टी मेंबर्स को कमीशन बना दिया जाता है, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो भी यहाँ पे इश्यूज होंगे, ग्रीवेंसेस होंगे, उसका रिड्रेसल कौन करेंगे? ये कमीशन करेगा। उसके बाद आता है आपका 89th अमेंडमेंट 2003, जिसमें यहाँ पर क्या किया जाता है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों को यहाँ पर अलग अलग मतलब सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो 2004 विच वर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST अंडर आर्टिकल 338 सबसेक्शन A। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा 2003 में, यहाँ पे पहले क्या था? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का दोनों का कमीशन सेम था, बट हमने यहाँ पे 2003 में इसको 89th अमेंडमेंट किया और उसके अगेंस्ट में दोनों को अलग अलग कर दिया। फंक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है? मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द इश्यूज कंसर्निंग सेफगार्ड। यहाँ पे जितने भी उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए जो भी इश्यूज, उनके जो भी कंसर्न्स हैं, उसको मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट रिलेटिंग टू द डिप्रिवेशन ऑफ द राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द SCs। यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है उनके राइट्स में अगर कोई डिप्रिवेशन हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस केस में यहाँ पर उनकी इंक्वायरी, कोई कंप्लेन होती है उससे रिलेटेड सारी इंक्वायरी करना इस कमीशन का काम होता है। उन्हें यहाँ पे रिकमेंडेशन देना कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और वेलफेयर एक्टिविटीज में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम किसके होते हैं? NCSC के होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स, और ये सारे किसके ये इनको कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और तो मतलब इनको प्रेसिडेंट कौन करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, देखिए यहाँ पर ये फिर से ये मणिपुर वाला आर्टिकल है। हमने इसको अच्छे से यहाँ पे कल डिटेल में इसको डिस्कस किया था। इसमें यही है कि यहाँ पे मणिपुर में क्या हो रहा है? वायलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इनके बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। यहाँ पर हमने देखा था एक जो मीती कम्युनिटी है वो डिमांड कर रही थी कि उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाए? ST स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। ऑन द अदर हैंड जो अदर कम्युनिटी के ग्रुप हैं उन्होंने ये कहा कि ये ऑलरेडी क्या है? मेजोरिटी में है। ठीक है, और अगर इन्हें ये स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा? उन्हें जो इस टाइम पर रिसोर्सेस मिल रहे हैं उनका रिसोर्सेस क्रंच होगा, मतलब कि चीज़ों उनके लिए कमी हो जाएगी। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये सब कितने मेजोरिटी में है, मतलब कि 64%, 64.5% है पूरे मणिपुर में। बट स्टिल अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो उसमें से 40 मेंबर्स जाते हैं किससे? मीती कम्युनिटी से। और अगर हम अदर कम्युनिटी की बात करते हैं, अदर ट्राइबल, जैसे कि इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? आपके नागा एंड काकी। इनका अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें मणिपुर में तो कितना है? 90% से भी ज्यादा है। बट लेजिस्लेटिव असेंबली में इनका कंट्रीब्यूशन, मतलब कि कितने मेंबर्स यहाँ से चूज होकर जाते हैं? ओनली 20 मेंबर्स जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? इसी के अगेंस्ट में जो अदर कम्युनिटीज के पीपल हैं, यहाँ पे ऑल इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया था? एक प्रोटेस्ट निकाला, और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे क्या होने लगा? वॉलेंट होने लगा, और इस तरीके जो क्राइसिस है हमें मणिपुर में देखने को मिलते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज द हॉरिजॉन फॉर इंडिया बियॉन्ड द G20 SCO समिट। अब ये आर्टिकल आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको किसी आंसर राइटिंग में इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया को G20 और SCO जो है इससे बियॉन्ड हमें जाना होगा, और इससे हमें बियॉन्ड मतलब कि इससे आगे बढ़कर हमें चीज़ों को देखना होगा। अब अगर हम G20 की बात करते हैं तो G20 में आपको ज़्यादातर कौन देखेगा? वेस्ट देखेगा, है ना। और अगर हम SCO की बात करते हैं तो SCO में आपका कौन आ जाता है? रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज आ जाती हैं। अब दोनों आप सभी को पता है आज के टाइम पे जो प्रेजेंट हमारी सिचुएशन है, इंडिया
किन चीज़ों पर फोकस करना चाहता है? इंडिया के पास दोनों की यहाँ पर क्या है, इस टाइम पर प्रेसिडेंसी है इस साल पर, ठीक है। इंडिया का मेन फोकस क्या है, किस पे, कि हमें क्या करना, पीस को एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को हमें इसमें जो इश्यूज हैं उसे हमें क्या करना है, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इसमें सामने रेडसल करना है, ठीक है। टेररिज्म, इस तरीके की जो मेन हमारे जो कंसर्न्स है इसको हम सामने रखें। बट हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, G20। आप सभी को पता है G20 का इस टाइम पे सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो क्या है, रशिया, कि रशिया को हम कैसे यहाँ पे कंडेम करें और रशिया को कैसे हम यहाँ पे टारगेट करें, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे, यहाँ पे हम क्लीन एनर्जी की बात करेंगे, तो इन पर ज्यादा फोकस नहीं होगा। ओके, एससीओ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन आ जाता है, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब ये क्या है, ये वेस्ट को किससे कैसे काउंटर करना है, इनका जो मेन एजेंडा होगा वो क्या होगा, वेस्ट को काउंटर करना। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे क्या नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे हमें ये नजर आ रहे हैं कि ये क्या होते हैं, कि अब हमें इन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि हमें एससीओ और G20 से आगे बढ़कर उसके बियॉन्ड हमें यहाँ पर देखना होगा। अब इस आर्टिकल में देखिए डिस्कस की गई कुछ बातें कि चाइना हमारे लिए बहुत ही, जैसे कि हम अभी कह रहे हैं कि चाइना हमारे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है, बट हमें यहाँ पे देखना होगा कि चाइना इस टाइम पर हमारे लिए एक बहुत ही पोटेंशियल थ्रेट बनकर सामने आ रहा है। ओके, बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल थ्रेट सामने निकल कर आ रहा है। अब चाइना के साथ हमारे क्या क्या इश्यूज हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे बड़ा अगर हम इश्यूज देखते हैं चाइना के साथ, क्या आ जाता है आपका, कि चाइना यहाँ पर क्या करना चाहता है, हमारे पहले ऑलरेडी हमारे LAC में क्या चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है। उसकी एक्सपेंशनिस्ट की जो एक पॉलिसी है, तो चाइना अपने आप को क्या करना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, और जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे इस टाइम पे बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, किसके साथ, चाइना के साथ। दूसरा अगर हम देखते हैं, हम किसकी बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की, ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। ग्लोबल साउथ मतलब हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक होता है ये हमारा ग्लोबल नॉर्थ, और ये हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसे हम कहते हैं ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ को लीड करने में यहाँ पे क्या लगी है, एक रेस लगी हुई है कि यहाँ पर सिर्फ 2 कंट्रीज आती हैं, कौन, एक इंडिया और एक चाइना। तो इन दोनों में से कौन यहाँ पर ग्लोबल साउथ को लीड करेगा, तो सबसे बड़ा कौन आ जाता है, ग्लोबल साउथ, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, आप देखेंगे इंडिया के रिलेशन जिन जिन कंट्रीज के साथ में यहाँ पर अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। ओके, आप हमारी नेबरिंग कंट्रीज में चली जाइए, श्रीलंका की बात कर ली हमने, नेपाल की बात करी हमने, यहाँ पे म्यांमार की बात करी, मालदीव की बात करी। तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, चाइना का जो एंगेजमेंट है वो कंटिन्यूसली, जहां जहां इंडिया की एंगेजमेंट है वहां अब चाइना का जो एंगेजमेंट है, चाइना एग्रेसिवली क्या कर रहा है, वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारे सामने आ रहा है। ओके, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इंडिया है, वेरियस जो इंडिया क्या है, जो वेरियस यहाँ पर वेस्ट ग्रुपिंग से, जैसे कि क्वाड हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं क्वाड होगा हमारा, ऑकस हो गया, जो वेरियस यहाँ पे ग्रुपिंग्स है उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। जो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो चाइना को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इंडिया एंड चाइना दोनों कहाँ की कंट्री हैं, ये एशिया की कंट्री हैं, ठीक है। और एशिया में ये दोनों क्या है, एक तरीके से इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह सामने आ रही हैं, इमर्जिंग डेवलपिंग नेशंस हैं। ओके, और यहाँ पर अगर इंडिया का जो एंगेजमेंट है यूएस के साथ, जो यूएस के हमारे रिलेशन है आज के टाइम पे वो इंप्रूव हो रहे हैं, है ना। हमारा जो एंगेजमेंट है यूएस के साथ और ज्यादा, हम देखिए हमने डिफेंस पैक्ट साइन किया यूएस के साथ, और हमारा पहले क्या था, रशिया के साथ डिफेंस पैक्ट था, हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो भी सारी चीजें थी वो किससे लेते थे, रशिया से लेते थे। बट हमने इसे अब क्या किया, डाइवर्सिफाई किया है, सिचुएशन चेंज हो रही है, सारी चीजें चेंज हो रही हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमारी चीजों को अब डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके कारण यहाँ पर इसके ये जो मेन फैक्टर है कि जो इंडिया का एंगेजमेंट है यूएस के साथ जो इतना ज्यादा बढ़ रहा है, वो चाइना को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सारे इस आर्टिकल में देखिए इश्यूज की बात की गई है कि इंडिया टारगेट कर रहा है कि यूएस के जो क्लोज टाइज हैं वेस्टर्न ब्लॉक फॉर द इट्स पार्टनरशिप इन क्वाड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, एज वेल एज द पार्टिसिपेशन इन द मैरीटाइम सर्विलेंस एक्सरसाइज विद द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये चाइना को मतलब कि हमारा क्या बनता जा रहा, चाइना के साथ एक कन्फ्लिक्ट का आर्क क्रिएट होता नजर आ रहा है, मतलब कि एक आर्क बन रहा है कि अब यहाँ पर क्या हो सकते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट सामने हो सकता है। ओके, अब देखिए इसमें लास्ट में बस यही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पे क्या इंश्योर करना होगा। अब रशिया के साथ भी क्या है, हम बात करते थे रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे क्यों थे, हमारे जो रिलेशंस थे रशिया के साथ वो अच्छे इसलिए थे क्योंकि हमारे रशिया के साथ हमारे क्या थे, डिफेंस पैक्ट थे। हमें यहाँ पर रशिया के साथ हमारे डिफेंस पैक्ट थे, जिसमें हमारा ये था कि हम रशिया से ही क्या करेंगे, जो भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, वो हम
रशिया से परचेस करेंगे। तो देखिए, रशियन टाइज आर नॉट नेसेसरली एनकॉर्ड इन द डिफेंस कॉर्पोरेशन, बट दिस हैज बीन अ की फैक्टर इन सीमेंटिंग देयर रिलेशंस। यहाँ पर डिफेंस कॉर्पोरेशन सिर्फ इतना नहीं था कि हमें उससे डिफेंस जो आर्म्स है, डिफेंस इक्विपमेंट्स है, वो परचेस करना है। ये एक तरीके से क्या कर रहा था, जो हमारा रिलेशन था उसको यहाँ पे सीमेंटिंग प्रोवाइड कर रहा था, मतलब कि उसको मजबूत कर रहा था। बट धीरे धीरे हमने क्या किया, धीरे धीरे इंडिया ने अपना जो ये डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस कॉर्पोरेशन है, उसे डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया। हमने यूएस के साथ यहाँ पे डिफेंस पैक्ट साइन किए, हमने यहाँ पे फ्रांस के साथ यहाँ पे कुछ अब डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं, उनसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन यहाँ पे परचेस करने की बात की जा रही है। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, मतलब कि हम जो रशिया पे एक तरीके से यहाँ पर क्या थे, निर्भर थे, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम उस पर जो हमारी निर्भरता है उसे वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। इसलिए यहाँ पर रशिया के साथ भी आज के टाइम पे जो हमारे रिलेशन इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें लास्ट में यही कहा जा रहा है कि क्या आ जाता है आपको, पहला चीज क्या आ जाती है आपकी नेशनल सिक्योरिटी, कि अपने आप को क्या करना है, नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है, दूसरा हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मतलब कि वर्क कर रहे हैं कि हम क्या करें, आत्मनिर्भर बने। हम यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, जो हमारी मतलब कि एक तरीके से जो हम इन पर निर्भर रहते हैं, चीज़ों पर हम जो ये अदर कंट्रीज हैं इन पर निर्भर रहते हैं, वो हमारी निर्भरता यहाँ पर कम हो जाए। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। तो देखिए, इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर G20 और SCO जो समिट्स है, SCO, ये दोनों ग्रुप से बियॉन्ड जाकर हमें यहाँ पर सोचना होगा और इंडिया को यहाँ पर काम करना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्विचिंग ऑन इंडिया स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर। अब इसमें यहाँ पर किसकी बात की गई है, स्मार्ट मीटर्स की बात की गई। हमारे घर में यहाँ पे मीटर्स होते हैं जो यहाँ पे बताते हैं कि आपका इतना यूनिट बिल आया, इतने यूनिट जली, तो आपका इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल आया। ठीक है, अब यहाँ पे स्मार्ट मीटर क्या है, देखिए हम यहाँ पे क्या चल रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर क्या हुआ है कि मोर देन 5.5 मिलियन स्मार्ट मीटर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड। इंडिया में 5.5 मिलियन से यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल किया गया है। अब ये स्मार्ट मीटर ऐसे हैं कि ये आपको बताएंगे कि आपको किस टाइम पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना चाहिए, कौन सा आपका जो इक्विपमेंट है घर में, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, वो इसमें से कौन सा जो अप्लायंस है वो ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, और उसमें यहाँ पे कुछ खराबी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पर चेंज करिए, ताकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वो उसका कंजप्शन यहाँ पर कम हो। ठीक है, यहाँ पे उसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। आपको कब यहाँ पे ट्रेड जो सोलार है उसको यहाँ पे यूज किया जा सकता है, तो ये हमारा कौन बता रहा है, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब हमारा स्मार्ट मीटर है वो यहाँ पर बताएगा। अभी तक हम देखते हैं ये किसने यहाँ पे स्टार्ट किया है, ये डिस्कॉम जो कंपनी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसके थ्रू यहाँ पे इसको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि 2025 एंड 26 तक मतलब 250 मिलियन जो होम से वहां पर हम क्या कर देंगे, जो स्मार्ट मीटर्स है उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो बेनिफिट्स क्या है, अ रीसेंट स्टडी बाय काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर फाउंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ स्मार्ट मीटर यूजर्स हैव ऑलरेडी बिगन टू एक्सपीरियंस सम ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट। यहाँ पर जिन घरों में स्मार्ट मीटर्स अभी लगे हैं उन्होंने इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको यहाँ पे अभी तक उनको मिलना स्टार्ट हो चुका है। कैसे कि उन्होंने मतलब कि जो एक इलेक्ट्रिसिटी थ्रेट रहता था, आप देखेंगे 2/3 सेइंग पेइंग बिल हैड बिकम ईजी, मतलब को जो बिल पेमेंट था वो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, टाइम टू टाइम यहाँ पे बिल आने लगा। जो मतलब एक हमारा ये रहता था कि अरे बिल आएगा, जो पेपर वर्क है वो पूरा यहाँ पर खत्म हो चुका है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल दिखाई दिया कि वो एक्चुअली यहाँ पर आपको बता देता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर ये जो फैन लगा, यहाँ पे 1 2 3 4 फैन लगे हैं, और ये फैन में से ये वाला जो फैन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो वो मीटर जो है आपको यहाँ पर क्या कर देता है, बता देता है। एक्चुअली यहाँ पे एक मोबाइल ऐप होता है, उस ऐप में ये सारी चीज़ें आती हैं, और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये पता चल गया तो आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन होगा वो यहाँ पर कम होगा। बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जैसे कि क्या हो रहा है कि कुछ जो यूजर्स हैं उन्हें ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर जो स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप है इसे हम यूज़ कैसे करें, है ना, और इसमें उन्होंने डिटेल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको एक्सेस कैसे किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के बीच में हमारे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ बातें, 4 बातें कही गई हैं कि हम उनको क्या कर सकते हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो क्या कर सकती है, कैंपेन चला सकती है, जिसमें हम एजुकेट कर सकते हैं पीपल्स को कि आपको ये जो स्मार्ट मीटर्स है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, एक कैंपेन चलाएं। दूसरा इसमें क्या कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ स्मार्ट मीटर इन इंडिया आर बीइंग deployed by the advanced metering infrastructure services provider responsible for installation and operation of AMI system for the project lifetime 10 year। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे
इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम होते हैं, जो मीटर्स को इंस्टॉल करने का काम कौन कर रहा है, EMISPs करता है, ठीक है, ये यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो डिस्कॉम कंपनी है वो क्या, डिस्कॉम जो है इसके साथ यहाँ पे इंगेजमेंट कर सकती है, जिससे क्या होगा, जो हमारा स्मूथ यहाँ पर जो चार्जेस हैं, एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर रिचार्ज होगा और हमारा स्मूथ इंस्टॉलेशन यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट उसमें ये कहा जा रहा है कि हम जो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है, यहाँ पे हमें कोलैबोरेट करना होगा और जो डेटा है उसको एक स्केलेबल बनाना होगा, कि मतलब पूरा जो डेटा है वहाँ पर ये डेटा ब्रीच ना हो और डेटा अच्छे से लोगों के पास पहुंचे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो हमारी पॉलिसी मेकर और जो रेगुलेटर्स है उनको यहाँ पे और ज़्यादा जो हमारे कंज्यूमर्स है उनको यहाँ पे एम्पावर करना होगा। हमारे जो रेगुलेशंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, यहाँ पे थोड़ा हमें उनको लूज करना होगा, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उन्हें यहाँ पे एम्पावर करना होगा टू अनलॉक न्यू रिटेल मार्केट, जिससे वो क्या कर सके, जो हमारे न्यू रिटेल मार्केट है उसे अनलॉक किया जा सके। ओके, तो हम यहाँ पे हमारी एक जर्नी चल रही है, इंडिया इज ऑन अ यूनिक जर्नी टू मीटिंग और इट्स ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वाइल डीकार्बोनाइजिंग इट जनरेशन सोर्सेज। तो यहाँ पर हम डीकार्बोनाइजिंग की उसमें डिमांड पर हैं कि हमें अब क्या करना है, डीकार्बोनाइज होना है और हमारी एक मतलब कि हम इलेक्ट्रिसिटी के पाथ में एक न्यू जर्नी पर हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सामने होकर आ सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे फिर से क्या है, बॉर्डर सिचुएशन इज स्टेबल सेज चाइना फॉरेन मिनिस्टर। अब यहाँ पे देखिए हमने बात करी थी किसकी, कि सुप्रीम जो हमारा SCO है, इसके यहाँ पे वेरियस फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हो रही हैं और यहाँ पर हमारी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक बायलैटरल टॉक हुई है। इस टॉक में उन्होंने ये कहा, चाइना ने ये कहा कि हमारा जो बॉर्डर सिचुएशन है अभी वो कैसे स्टेबल है। अब इसमें उन्होंने ये कहा कि चाइना क्या करना चाहता है, इंडिया के साथ यहाँ पर एंगेज होना चाहता है, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों एशिया की क्या है, इमर्जिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो इस बॉर्डर में हमें क्या चाहिए, पीस एंड ट्रांसक्विलिटी चाहिए, ये तो अलग चीज़ है। बट हम इंडिया के साथ क्या करना चाहते हैं, हमारे जो बायलैटरल कंसल्टेशंस हैं, एक्सचेंज हैं, इनहेंस डायलॉग, कॉपरेशन एंड मल्टीनेशनल फ्रेमवर्क, डीपन कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन ऑन इंटरनेशनल एंड रीजनल इश्यूज। तो जितने भी हमारे रीजनल इश्यूज हैं, मल्टीलेटरल यहाँ पे फ्रेमवर्क्स हैं, वहाँ पर हम इंडिया के साथ इंगेज करना चाहते हैं। बट इंडिया ने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब तक LAC में हमारा यहाँ पर इंगेजमेंट नहीं हो जाता, जब तक LAC में बॉर्डर्स में हम पीस को हम रिस्टोर नहीं कर लेते हैं, तब तक ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज मनरेगा। ठीक है, अब देखिए मनरेगा क्या है, मनरेगा के बारे में हम देखते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कब आया था, 2005 में आया था। इसमें क्या था, हम क्या करेंगे, 100 डेज का गारंटी आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे आप 100 डेज जो भी आप काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब जितने दिन आपने काम किया उतने दिन आपको यहाँ पे वेज प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि आपको सैलरी वहाँ पे, सैलरी नहीं, वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इश्यूज क्या आ रहे थे कि इश्यूज पहले इसमें स्टार्टिंग में हम अटेंडेंस लगाते थे। अब जो अटेंडेंस हो गई, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री हो गई, उन्होंने अटेंडेंस को अब क्या कर दिया कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम इसको लेकर आए और उन्होंने कहा कि मोबाइल के थ्रू आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी अटेंडेंस देंगे। ठीक है, ये सारा हुआ। पहले क्या होता था कि आपने यहाँ पे साइन किया, रजिस्टर में आपने साइन किया, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि हाँ आपकी अटेंडेंस लगी है। अब आपने यहाँ पे मोबाइल से क्या किया, अपनी अटेंडेंस तो यहाँ पे भेज दी, बट यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या कंफर्मेशन है कि हाँ हमारी अटेंडेंस लगी या नहीं लगी। इसी कंफर्मेशन कब मिलती थी, जब आपके यहाँ पे सैलरी आती थी, जब मतलब आपके जो पूरे वेजेस आते थे 100 डेज का, तब आपको जाके पता चलता था कि आपको कितने दिन का यहाँ पे वेज प्रोवाइड मिला है। क्यों इतने दिन का, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 100 डेज काम किया लेकिन आपको यहाँ पर वेजेस कितने मिले, 90 डेज का ही मिला, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 डेज यहाँ पर जो हमारी अटेंडेंस है वो नहीं लगी है। तो इसके कंफर्मेशन के लिए अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि हम क्या करेंगे, तो वर्कर्स को यहाँ पे एक मैसेज भेजा जाएगा कि उनकी अटेंडेंस यहाँ पर क्या हो गई है, लग गई है। तो मतलब जो आपने यहाँ पे अटेंडेंस आपने लगाई, जैसे कि आप सुबह आए, ठीक है, आप सुबह आए, आपने अटेंडेंस लगा दी, अब शाम को एक बार फिर जब आप घर जा रहे हैं, आपका काम यहाँ पे पूरा खत्म होंगे, तो आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी अटेंडेंस यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो इससे मतलब आपको 2 बार आपको क्या करना होगा, अटेंडेंस लगाना होगा। उसके बाद एट द एंड में आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि हाँ आपके यहाँ पर क्या हो गई, अटेंडेंस लग गई है। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं। मनरेगा के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि देखिए मनरेगा क्या था। ये 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि इससे क्या होगा, जो रूरल एरियाज में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा,
ठीक है, रूरल एरिया में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, जिससे कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रूरल एरिया में कम होगी। दूसरा, यहाँ पर रूरल एरिया में डेवलपमेंट होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट में हम ऐसा मनरेगा के अंदर हम ऐसा काम देंगे 100 डेज में जो कि उस एरिया के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे कि नहर बनाना है, कैनाल बनाना है, ठीक है, पॉन्ड बनाना है, किसी स्कूल बिल्डिंग को बनाना है, तो इससे क्या होगा, उस एरिया का ही डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और इवन सबसे ज्यादा इसमें किसको फायदा हुआ था, विमेंस को हुआ था, कि विमेंस यहाँ पे क्या हो रही थी, फाइनेंशियली यहाँ पर इंडिपेंडेंट धीरे धीरे हो रही थी। ओके, तो इस ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे मनरेगा को लेकर आया था इसमें, क्योंकि मैन और विमेन दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट, मतलब कि इसके अंडर इन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता था। अब इसके की फीचर्स क्या था, डिमांड ड्रिवन स्कीम। ये कैसी थी, डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, जैसे कि वर्कर्स विल गेट द वर्क व्हेन एवर ही डिमांड्स एंड नॉट व्हेन द गवर्नमेंट हैज वर्क अवेलेबल। यहाँ पर आपको कब मिलते थे काम, जब आपने डिमांड करी, कि जैसे आज मैंने डिमांड कर दी तो मुझे क्या मिलेगा, अब यहाँ पर आज के दिन से ही यहाँ पर काम दे दिया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता था कि गवर्नमेंट के पास जब काम है तब उसको बुलाते थे फिर काम देते थे। आपको यहाँ पर काम चाहिए तो आप जाइए, डिमांड करिए काम की, आपको काम दिया जाएगा। ग्राम पंचायत हैज अ मैंडेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द वर्क एप्लीकेशन, इफ इट फेल्स द वर्कर विल गेट द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने आज यहाँ पर डिमांड कर दी, 6 तारीख को मैंने 6 मई को यहाँ पर डिमांड करी कि मुझे काम चाहिए। अब विद इन 15 डेज यहाँ पर क्या होगा, मुझे ग्राम पंचायत से यहाँ पे मैंडेट किया जाएगा कि हमें काम मिल जाए। अगर यहाँ पे 15 दिन के अंदर काम मुझे नहीं मिलता है तो यहाँ पर वर्कर को क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा ग्राम पंचायत के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे टाइम होता था कि आप 15 दिन तक यहाँ पे काम करेंगे, फिर उसका वेजेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इससे धीरे धीरे क्या हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ। मिनिमम यहाँ पे 1/3 ऑफ वुमेन जो थी वो जो वर्कर्स थे वो कौन थे, वुमेन थे। ओके, अब परफॉर्मेंस देखिए तो कोविड-19 के टाइम में, पेंडेमिक में, मतलब कि मनरेगा ने बहुत ही अच्छा, आप देखेंगे, परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। ओके, अब यहाँ पे इशू, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है, इश्यूज इसके साथ साथ क्या हो रहे हैं, पहला तो सेंटर ने क्या कर दिया, इससे बजट कट किया है जब से, और बहुत सारे जो स्टेट्स में हम देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हमने देखा, ठीक है, बिहार में देखा हमने, झारखंड में देखा और महाराष्ट्र में देखा कि जो मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ पे वेजेस नहीं मिल रहा है। मतलब उन्होंने काम तो कर लिया बट स्टिल यहाँ पर क्या है, पूरा जो पैसा यहाँ पे उनको मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिला। तो सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है। सेकंड इशू उनका क्या आ रहा है, अटेंडेंस का आ रहा है कि मोबाइल्स के थ्रू यहाँ पे अटेंडेंस लगाई जा रही है, बट इससे क्या हुआ, विमेन वर्कर जो है उसमें हमें ड्रॉप आउट देखने को मिला। क्यों, क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए, फोन चाहिए। अब घर में आपके पास एक ही फोन है तो उससे यहाँ पर जो मेल होता है, मेल पर्सन होता है, वो यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा देता है और वो सारी चीजें कर देता है। विमेन के पास यहाँ पे फोन नहीं होता, जिसके कारण वो क्या करने लगी, उस काम से यहाँ पे ड्रॉप आउट करने लगी। सेकंड, आप देखते हैं यहाँ पे नेटवर्क का इशू आता है। हम अपने यहाँ सिटीज में हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे कितना ज्यादा नेटवर्क का इश्यूज आता है, तो रूरल एरिया में तो आप सोच ही सकते हैं यहाँ पे कितना इशू आएगा। ठीक है, तो अगर देखिए आपको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑनलाइन यहाँ पे अटेंडेंस का प्रोविजन तो ला दिया, बट हमने यहाँ पे नेटवर्क को इंश्योर नहीं किया। और मोबाइल फोन्स, हर घर में क्या सबके पास यहाँ पे मोबाइल फोन होगा या नहीं होगा। अब मोबाइल फोन अगर आप यहाँ पे अटेंडेंस लगा रहे हैं तो उसमें बैलेंस भी चाहिए। अब हमने यहाँ पे काम किया, ठीक है, हमें यहाँ पे आज की वेजेस मिली और जो हम उसमें से आधा जो वेज है आपको किस में लग रहा है, आपको पास जो पैसा आया आधा पैसा तो आपको फोन खरीदने और उसमें जो बैलेंस है उसमें डलवाने में ही जा रहा है, उसको रिचार्ज करवाने में जा रहा है। तो मतलब एक तरीके से ये चीजें लोगों को पसंद नहीं आई और उनके जो वेजेस है उसमें भी बहुत ज्यादा कट करने लगा। तो ये बहुत बड़ा इशू था। अब इसमें यहाँ पे देखिए अभी भी मनरेगा में बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज कोविड पेंडेमिक इज नो लॉन्गर एन इमरजेंसी डिक्लेयर WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ये डिक्लेयर किया है कि जो कोविड ये पेंडेमिक है अब वो एक इमरजेंसी नहीं रह गई। इमरजेंसी का मतलब यहाँ पे ये होता था जिसके कारण हमने यहाँ पे देखा था कोविड-19 के कारण हमें कितना ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन यहाँ पे फेस करना पड़ा था। हमारी जो बहुत सारी जो कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी यहाँ पे फेल हो गई थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे फॉल आउट हो गया था। ठीक है, आप यहाँ पे यूएस का एग्जांपल लिया गया कि यूएस में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोविड-19 के पेंडेमिक में यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे लूज हो गया था। ठीक है, तो कोविड-19 ने हमें यहाँ पे बहुत कुछ एक तरीके से फेस करना सिखाया और ये अब उसे WHO ने ये कहा है कि अब ये इमरजेंसी नहीं रहा है। ऑल्दो अभी भी कोविड-19 के आपके बहुत सारे केसेस हैं पेंडेमिक के, हम देख रहे हैं साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में अभी भी यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं और कंटिन्यूसली वीक्स में, हर एक वीक में यहाँ पर 1 या 2% की क्या हो रही है, डेथ हो रही है। बट ये जो इमरजेंसी था एक टाइम पर हमने देखा था 2020 में और 21 में,
जो पेंडेमिक के कारण यहाँ पे सिचुएशन थी, अब वो चीज़ यहाँ पर नहीं रही है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अब कोविड-19 क्या है, इमरजेंसी नहीं रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।